नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। शिमला से बड़ी जानकारी आ रही है। शिमला में दशहरे की धूम यहां पर देखने को मिला है। कालीबाड़ी में खेली गई सिंदूर की होली, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विजयदशमी पर मां दुर्गा को यहां पर विदाई दी गई है। तो देश प्रदेश में जिस तरह से यहां पर दशहरे की धूम देखने को मिल रहा है, तो इसी बीच शिमला से भी ये तस्वीर आ रही है। कालीबाड़ी में खेली गई है सिंदूर की होली, तो वहीं विजयदशमी पर मां दुर्गा को यहां पर विदाई दी गई है। तो ये शिमला की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर सिंदूर से कालीबाड़ी में होली खेली गई है। विजयदशमी पर मां दुर्गा को यहां पर विदाई दी गई है। तो ये शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। की विदाई एक तरफ तो खुशी की बात है कि वो अपने पति के घर कैलाश जा रही हैं, दूसरी हम माता को इस वक्त बेटी के रूप में देखते हैं। तो जैसे बेटी घर से विदा होती है मन भर जाता है, वैसे ही हाल हमारा भी है। दुर्गा पूजा हम मनाते हैं। विजयदशमी वाला दिन आज लास्ट दिन है हमारा। माँ का विसर्जन करेंगे हम, और माँ को हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे। माँ को सिंदूर लगाएंगे, फिर हम सारी महिलाएं जितनी भी है सिंदूर से होली खेलेंगे, फिर माँ का विसर्जन करेंगे। वहाँ पे सारी लेडीज अभी माँ को वरण करके अब सिंदूर की होली खेल रही हैं। उनको आरती करेंगी, पूजा करेंगी, फिर दुर्गा माँ को ले जाया जाएगा विसर्जन के। तो रुक करेंगे अगली बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। कुल्लू दशहरा का आज से आगाज हो गया है। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा की यहां पर धूम देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी कुल्लू से आपको दे रहे हैं। रथ यात्रा की धूम यहां पर देखने को मिल रहा है। निभाई जाएगी 370 साल पुरानी परंपरा। ये तस्वीर आपके सामने है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे इसका शुभारंभ। तो वहीं रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं का यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ा है। तो कुल्लू पहुंचे हैं 200 से ज्यादा देवी देवता के रथ। ये विजय पर्व पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का यहां पर आगाज हो गया है। भगवान रघुनाथ जी की यहां पर भव्य रथ यात्रा यहां पर देखने को मिल रही है। यहाँ की पुरानी चली आ रही परंपराएं हैं, वो सब निभाई जाती है। इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब राजा जगत सिंह ने वैष्णव धर्म को अपनाया था और श्री रघुनाथ जी अयोध्या छोड़कर यहाँ पहुँचाए थे, उसके बाद वैष्णव धर्म की परंपरा चली। 1660 की बात है। उस समय से लेकर रघुनाथ जी के हम प्रथम सेवक कहलाते हैं। हमारा परिवार का जो व्यक्ति होगा, सीनियर व्यक्ति होगा, वो तो उत्सव में शामिल 200 से ज्यादा देवी देवता होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का यहां पर आगाज हो गया है। भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा यहां पर निकाली गई है और ये रथ खींचने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा कुल्लू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनविंदर, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू महोत्सव का यहाँ पर आगाज हो चुका है, क्या कुछ तस्वीर है आपके सामने? बिल्कुल, देखिए आज 7 दिनों तक चलने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा त्योहार है, वो आज रथ यात्रा के बाद शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में अभी जो मैं धातु ग्राउंड में अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो अभी रथ यात्रा जो अभी शुरू होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो रथ है जो जिसे आज सजाया गया है, जिस पर भगवान रघुनाथ जो बैठकर जो आज
अपने जो अस्थायी शिविर जो है ढालपुर में वहां तक जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे इलाके में जो है श्रद्धालु जो उमड़ पड़े हैं। हालांकि अभी जैसे ही रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा अपने स्थायी शिविर यानी कि उनके मंदिर से जब चलेगी तो उसके बाद जो है वो करीब आधे घंटे बाद इस ढालपुर मैदान में पहुंचेगी, जिसके बाद जो है जो श्रद्धालु है उनका हुजूम आपको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी चौबीस है पूरा इलाका। करीब 12 सेक्टर में इसे कुल्लू शहर जो है उसे बांटा गया है और 1300 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी जो इस पे तैनात किए गए। बहरहाल जो आज काफी समय बाद इस तरह का जो माहौल जो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा जो आज भीड़ जो इस पूरे इलाके में आज देखी जा रही है। हालांकि लोग भी काफी खुश और खासकर जो इस श्रद्धालु जो है जो रथ को खींचने के लिए जो तत्पर नजर आ रहे हैं। जी मनविंदर, जानकारी के मुताबिक ये परंपरा है कि 370 साल पुरानी कुछ परंपराएं, वो क्या कौन सी परंपरा है, क्या कुछ है? बिल्कुल देखिए, ये 370 साल पुरानी परंपरा है जिसमें जो रथ यात्रा जो उस समय से लेकर जो अब तक जिसका निर्वहन जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के राजा खानदान है वो जो करते जा रहे हैं। भगवान जो रघुनाथ है सिर्फ साल में केवल जो 4 बार जो अपने मंदिर जो स्थायी शिविर है वहां से बाहर आते हैं। उनमें से जो दशहरा उत्सव एक खास त्योहार है और आज इसके बाद जो रथ यात्रा के बाद जब ये स्थायी शिविर में जब रघुनाथ जी पहुंचेंगे तो उसके बाद जो दूर दूर से देवी देवता और जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे अपनी हाजिरी जरूर रखते हैं। जिसके बाद जो अगर मैं भगवान रघुनाथ की बात करूँ तो अंतिम दिन 7 दिन यहाँ रहने के बाद अंतिम दिन वो फिर से रथ यात्रा और लंका दहन होगी, जिसके बाद वो अपने स्थायी शिविर जो है सुल्तानपुर में वहां चले जाएंगे। मनविंदर, यहाँ पर कोई बड़े दिग्गज नेता पहुंचने की भी खबर है क्या? तो बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल जो आज जो है राज्यपाल जो है इनका इस जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू महोत्सव जो 7 दिनों तक चलने वाला है उसका जो उद्घाटन के अवसर पर आने वाले अभी थोड़ी देर में सब इसी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेज जो बना हुआ है यहाँ पे सभी जो VIPs हैं और राज्यपाल जो है वो इस यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद जो इसका जो रथ यात्रा के बाद जो ठीक है मनविंदर, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं धर्मशाला से, सौरभ अटवाल। सौरभ, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने? बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा कि कुछ मौजूद हैं हम धर्मशाला के पुलिस मैदान पे, जहां आज शाम को विजयदशमी का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है अभी जिला प्रशासन द्वारा जो है की जा रही है। हालांकि अभी तीनों पुतलों को जो है तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। शाम को तकरीबन 5 बजे तक जो है ये पुतले जो है बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इनके अभिन्न अंग जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, वो सभी थोड़ी देर में जो है जोड़ के सभी यहाँ पर शुरू कर दिए जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 5 बजे के करीब जो है ये पुतले बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ तो पुतलों का दहन होने के बाद जो यहाँ पर है एक लंका दहन का भी कार्यक्रम जो है वहाँ पर रखा गया है, जिसमें काफी संख्या में जो आतिशबाजी होती है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो है लंका दहन में खूब सारी आतिशबाजी जो है वो की जाएगी, क्योंकि हर बार की तरह आकर्षण का केंद्र जो है वो रहता है और इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं अगर बात की जाए दशहरा कमेटी की, तो दशहरा कमेटी की तरफ से भी आप पीछे इस तरफ भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से जो दुकानें हैं, क्योंकि एक भारी संख्या में लोगों का जो हजूम है वो यहाँ पर आने वाला है धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में। हालांकि धर्मशाला में वनडे वर्ल्ड कप के मैच भी चले हुए हैं, ऐसे में जो था इस मैदान को जो है रिजर्व पार्किंग के तौर पर रखा गया था, लेकिन लोगों की आस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि इस मैदान में जो है एक बार जो है फिर से जो है दशहरा जो है वो आयोजित किया जाएगा। पूरी तरह से दुकानें जो है चल चुकी हैं, हालांकि अभी दोपहर बाद का समय है, लेकिन शाम जिस तरह से बीतती जाएगी, जिस तरह से शाम ढलती जाएगी, तकरीबन शाम 5 बजे के करीब जो है एक भारी संख्या में जो लोगों का हजूम है वो इस पुलिस मैदान में जो है कहीं ना कहीं पहुंचने की संभावना जो है खुशबू होती जा रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर रथ यात्रा की आज से आगाज हो जाएगी और यहाँ पर 200 से ज्यादा के देवी देवता इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सती ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान जहां एक और उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा तो प्रदेश पर पड़े कर्ज के बोझ पर भी अपनी राय रखी है। देखिए।
हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत के लिए मौजूद है ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सती। इनसे जानते हैं जिस प्रकार से प्रदेश में हालात हैं। लगातार जो मौजूदा सरकार है उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर घूमने मात्र आए थे, कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया है। मैं सतपाल सती जी से पूछना चाहूँगा, सतपाल जी क्या कहना है, क्या है विषय? जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के ऊपर ही टीका टिप्पणी करते रहते हैं। स्वयं की उनकी कोई भी परफॉर्मेंस पिछले 1 वर्ष की नहीं है। लगभग दिसंबर में उनका 1 वर्ष हो जाएगा और उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई, अब उसके ऊपर सीटाकशी करने से कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, काम करना चाहिए। और मैं ऐसी सरकार के ऊपर क्या टिक्का टिप्पणी करूं जिसका अपना मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं हुआ। अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया तो कांग्रेस की प्रदेश की लड़ाई कितनी बड़ी घोर है और दिल्ली से कितना तालमेल इनका बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हाईकमांड कुछ बोलता है, प्रदेश कांग्रेस कुछ बोलती है, जिसके कारण इनका मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हो रहा है। जिस गवर्नमेंट का पूरा मंत्रिमंडल ही ना बना हो उस गवर्नमेंट से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। सतपाल जी, 10 गारंटियों की बात की जाए तो लगातार नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। 10 गारंटियों को लेकर आपके भी लगातार मंच से बयान जो है वो जारी होते हैं, क्या कहेंगे, कब तक ये गारंटियां सरकार पूरी कर सकती है? एक तरफ कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े कर्जे के नीचे है, दूसरी तरफ जब चुनाव का दौर चल रहा था तो इन्होंने उस समय को ध्यान नहीं दिया कि प्रदेश की स्थिति क्या है और बड़ी गारंटियां दे करके इन्होंने सत्ता हथियाई। मैं अगर कहूं तो इन्होंने पिछले दरवाजे से डाका डाला सत्ता के ऊपर, झूठ बोल करके। लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, कितनी सशक्त है यहाँ पर? अगर ऊना जिला की बात करें तो बीजेपी कितनी, 4 सीटें जो हैं कांग्रेस के पाले में, मात्र 1 सीट जो कि आपकी है वही भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा में जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी जिस समय लोकसभा का चुनाव लड़ेगी तो उस समय अलग ही सिनेरियो होगा और उस समय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। ऊना जिला कह लो चाहे कोई भी जिला बोल लो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर अपनी सीट पे भी लीड नहीं दिला पाएंगे। जो मैं आपको जहां पर बोल रहा हूं 6 महीने पहले बोल रहा हूं मैं, और इनके मंत्री भी लीड नहीं दिला पाएंगे। ये मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब लोकसभा का चुनाव आएगा कि इनकी स्थिति क्या हुई है। लोकसभा के लिए इनके पास कैंडिडेट नहीं है और लोकसभा के चुनाव में जब वोट पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नाम का वोट पड़ता है, देश के लिए वोट पड़ता है और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी फेल हो चुकी है, इसलिए इनको कोई भी वोट डालेगा नहीं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सती और ऊना सदर के वर्तमान विधायक। जिस प्रकार से इन्होंने बातचीत हमारे साथ किया उसके लिए इनका हमने धन्यवाद कर दिया। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्रों के समापन के बाद विजयादशमी के दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। इस दौरान मंदिरों के पुजारी ने उनसे विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी ज्वालामुखी मंडल अध्यक्ष अजय खट्टा, ज्योति शंकर शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। बता दें, अनुराग ठाकुर ने गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद मोदी भवन और शयन भवन में भी दर्शन किए। वहीं मंदिर प्रशासन को की तरफ से यहां पर उन्हें माता की चुनरी और सिरोपा भी भेंट किया गया। विजयदशमी के त्योहार को मना रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े। और मैं देशवासियों को अपनी ओर से विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां ज्वाला जी के दरबार से यही कहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे। माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। भारतीय युवा मोर्चा ने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा ने की। इस दौरान गांधी चौक पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को भारतीय युवा मोर्चा द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं सोलन में भी अनुराग ठाकुर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आज का दिन जिन लोगों के लिए समर्पित है, सफाई कर्मचारी जिनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम विशेष तौर पर रखा गया है, इन सब के आगमन पर
हम सबके प्रिय नेता अनुराग सिंह ठाकुर जी के जन्मदिवस पर मैं दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। युवाओं के आदर्श और हमारे भारत सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय बड़े भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सोलन युवा मोर्चा मंडल यहाँ ज़रूरतमंद बच्चे व अनाथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने जा रहा है और युवा मोर्चा सोलन मंडल अनुराग जी को आज उनके विशेष दिन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता है। बिलासपुर के धोलरा मंदिर में आयोजित शारदीयोत्सव दुर्गा पूजा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इसके समापन मौके पर बिलासपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने लोगों के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान सुंदर विधायक त्रिलोक जमाल भी मौजूद रहे। मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनर्वास योजना के तहत 3000 से 800 आपदा प्रभावित परिवारों को यहां पर पहली किस्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। सीएम ने आपदा में प्रभावित परिवारों को 3-3 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि ऐसी तबाही कभी आएगी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप के मैच खेले जा रहे हैं। धर्मशाला पहुंचने पर नीदरलैंड टीम के खिलाड़ियों के हिमाचली गद्दी नाटी डाली थी, तो वहीं धर्मशाला की प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट के यहां पर जाकर प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखा। धर्मशाला के स्टेडियम अब अगला मैच 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। इसी बीच टीम के खिलाड़ियों ने मैक्लोडगंज जाकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से यहां पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। यही कारण है कि जगह जगह सड़कों की हालत को सुधारा जा रहा है और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए धूल मिट्टी वाली सड़कों का भी यहां पर निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि कंडला से बनघाटी जाने वाली सड़क काफी लंबे समय से खराब थी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लोगों की मांग पर इस सड़क को चौड़ा करने के साथ साथ टायरिंग का काम भी किया जा रहा है। बहुत जल्द ये सड़क मार्ग पक्का होगा और लोगों को बेहतर सड़क मार्ग की सुविधा मिलेगी। जो कंडला बनघाटी सड़क का जहां तक संबंध है, ये भी नाबार्ड के अंतर्गत जो है वो अवार्ड की गई है। इसमें भी लगभग 3 करोड़ 25 लाख का कार्य जो होना है, जिसमें सड़क का चौड़ीकरण, मेटलिंग, टारिंग व क्रॉस ड्रेनेज का कार्य जो वो किया जाना है। इसमें लगभग 50% कार्य जो पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है, मेटलिंग का कार्य जो प्रगति पर है, क्रॉस ड्रेनेज। तो सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी शिमला, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संबोधित कर रहे हैं। जिनका घर भी आंशिक रूप से टूट गया है, उसके लिए ये स्पेशल रिलीफ पैकेज लाना जरूरी है। तो 5000 रुपया जो घर टूट जाता था सरकार की तरफ से मिलता था। मैंने कहा कि अगर एक दीवार टूट गई वो 5000 में नहीं लगेगी, वो पूरा मकान हिल जाएगा। उसको हमने बढ़ाकर जो रिलीफ मेन्यू केंद्र सरकार का आज भी है, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी है, हमने स्पेशल रिलीफ मैनुअल बनाया और 5,000 से 5,000 से बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपया किया। यही नहीं, जिसका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता था, कई पंचायत के प्रधान बैठे हैं, उसको 1,30,000 रुपया मिलता था। अब 1,30,000 में आजकल घर नहीं बनता। हमने कहा, अधिकारी बोले कि इसमें हम डबल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। मैंने बोला उससे घर नहीं बनेगा। 1,30,000 से बढ़ाकर मैंने सीधा पूर्णतया क्षतिग्रस्त होकर घरों को 7 लाख रुपए देने का प्रावधान किया और जिसकी पहली किस्त उनको 3 लाख रुपए के रूप में कुल्लू और मंडी में हमने वितरित भी कर दी है। और ये भी कहा
कि जहां वो घर बनाने जाएगा वह पानी का नलका उनको मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा और सीमेंट की बोरी 280 रुपए प्रति बैग के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी, जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब उनका पुनर्वास का काम है और हम उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर राजनीति ही करते हैं और हमेशा जनता को ठगते आ रहे हैं। जब विपदा आई, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, चाहे वो कोई भी था, विक्रमादित्य, मुकेश अग्निहोत्री, सब लोग सड़कों में थे। मैं खुद रात के 2-2, 3-3 बजे तक सड़कों पर रहा हूं। पांवटा साहिब में जिला परिषद कैडर अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह से मिलने और आश्वासन प्राप्त करने के बाद हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया। ये हड़ताल तकरीबन 22 दिनों से चल रही थी। हालांकि अब सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम पर लौटने लगे हैं। बता दें कि पंचायती राज विभाग ने विलय और छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर हड़ताल चल रही थी। और जैसा कि सभी लोगों को आपको भी मालूम था कि 30/9/2023 से हमारी जो कलम छोड़ो आंदोलन है वो चल रहा था और इस आंदोलन को 21/10/2023 को 5 बजे जो इसको समाप्त कर दिया गया है। और इसका जो मुख्य कारण है समाप्त करने का वो एक ही है। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उनकी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, जिसमें सरकार ने हमें जो आश्वासन दिया है कि वो हमारी जो मांगों को है वो बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। सोलन में कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने लगातार टीबी के बढ़ते मामलों में कमी लाने के लिए 3 नई डायग्नोस्टिक लैब खोल दी गई है, जिसमें एक चंबाघाट, दूसरी जोहड़ली और तीसरी नालागढ़ में स्थापित है, जिसकी सुविधा भी मरीजों को मिलनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में निरंतर टीबी की दिशा में कार्य करते हुए सोलन में 25 लैबोरेटरी स्थापित कर दी गई है। आपने सही फरमाया। अभी हमने टीबी का जो है डायग्नोसिस करने वाला लेबोरेटरी होती है, उसको कहते हैं डीएमसी। हमने चंबाघाट जो एक औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ से फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से लोगों को सोलन हॉस्पिटल तक आना पड़ता था मात्र अपनी बलगम की जांच कराने के लिए, तो हमने चंबाघाट में एक टीबी की लेबोरेटरी खोल दी है, जहां निशुल्क मुफ्त बिल्कुल बलगम की जांच करवाकर अपना टीबी का पता करवाया जा सकता है। पांवटा साहिब में ऐतिहासिक गुरुद्वारा भव्य और आकर्षक दिखने वाला है, जहां दूर दराज से लोग यहां माथा टेकने पहुंचते हैं। तो वहीं भवन निर्माण से पहले गुरु घर का भी यहां पर हाईटेक टेक्नोलॉजी से निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने सोचा है कि महंगाई के इस दौर में जहां महंगी चीजें मिलनी शुरू हो गई है, तो वहीं अब वो भवन में कैंटीन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जहां 5 रुपए कम से कम 10 रुपए तक सारा सामान संगतों की सुविधा के लिए होगा। कार खड़ी होने की समर्था है, उस तो ऊपर जोड़े कार, गढ़ी कार ते दफ्तर सारे ऊपर होंगे। उस तो बिना 2 मंजिला पूरी सरां यात्रु वास्ते सरां AC बनाई जा रही है। इसका जो पहला पोर्शन 40% आने वाले जून महीने तो पहला कंप्लीट कर दिता, कोशिश करांगे कंप्लीट कर देंगे। उसके विच संगत के सहयोग नाल बाहरले पासे फ्रंट से धौल पर पत्थर जिमें कवि दरबार से लाया धौल पर पत्थर लगाया जा रहा, तो आने वाले वो 3-4 महीने के प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। नाहन के एक पब्लिक स्कूल में 25 से 28 अक्टूबर तक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र साहनी ने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, पंचकुला और हिमाचल के सभी स्कूलों से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्कूल को बड़ी जिम्मेवार तरीके से यहां पर आयोजन किया जाएगा, जिससे स्कूल भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। CBSE जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड है, जिसके साथ कम से कम 29,000 स्कूल्स इसकी एफिलेटेड है, और ना खाली इंडिया में, फॉरेन कंट्री से भी CBSE, तो हम भी एक CBSE के साथ एफिलेटेड हैं।
और सीबीएसई जो है ये स्पोर्ट्स को हर साल बहुत भव्य आयोजन होता है, जिसमें कि सीबीएसई के स्कूल्स डिफरेंट क्लस्टर्स में बटे हुए हैं, जिसमें हमारे पास हरियाणा के सभी स्कूल्स, पंचकुला के स्कूल्स और हिमाचल प्रदेश के सारे स्कूल्स के साथ साथ इवन पंजाब के भी कुछ स्कूल्स अटैच हैं। तो इस टाइम हमें सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसे हम काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए सीधे बस सेवा शुरू हो गई है, जिसको चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबुल ने हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया है। इस मौके पर सुदर्शन बबुल ने कहा कि काफी लोगों की काफी समय से मांग थी कि धार्मिक स्थलों के लिए परिवहन निगम की कोई बस सेवा शुरू हो, और उसी कड़ी में ये बस सेवा शुरू की गई है। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सेवा को चलने पर यहां पर आभार व्यक्त किया है। वहीं बस के चलने से लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। बस सेवा शुरू करने के लिए लोगों ने विधायक और सीएम का यहां पर धन्यवाद भी किया है। सरकार के प्रयासों के द्वारा जैसे यहाँ की जनता की डिमांड थी कि यहाँ के धार्मिक स्थान जो प्रमुख धार्मिक स्थान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ा जाए। आज हमारे दो प्रमुख स्थान धार्मिक स्थान जो हैं श्री माता चिंतपूर्णी जी से जो बस सेवा चालू हमने की है, श्री खाटू श्याम जी द्वार तक ये बस जाएगी। और ये बस सेवा काफ़ी लंबे समय से जो हमारे स्थानीय लोग थे, हमारे हिमाचल के लोग थे, उनकी डिमांड थी काफ़ी समय से। तो आज हमारी सरकार बने हुए मात्र 10 महीने हुए हैं और 10 महीने के अंदर ये चिंतपूर्णी से दूसरी जो बस सुविधा है वो चली है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।